आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस बात को कहा था कि इस देश का युवा जॉब क्रिएटर बने, और इसके लिए स्टार्टअप की नीति भारत सरकार लेकर के आई थी। 2017 में हम लोगों ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टअप की अपनी एक नीति हम लेकर के आए थे, लेकिन वह एक विभाग तक सीमित थी, बहुआयामी नहीं थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक बड़ी आबादी कृषि पर अपनी आजीविका चलाती है। इसलिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश के अंदर बने, इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को लेकर के जहां पर यहां के युवाओं के सामने स्वयं के लिए जॉब देने की उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, उस रूप में जो कार्य योजना आज प्रदेश ने प्रारंभ की है और सिडबी ने हमारे साथ जो एमओयू आज किया है, मेरा विश्वास है कि जिस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारी नियत अच्छी है, लेकिन नियत के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी हमें उतनी ही तीव्र करनी पड़ेगी। अक्सर होता है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को उतनी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए समय पे निर्णय न लेने के कारण एक बड़े वर्ग को उन योजनाओं का लाभ देने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन समय पर लिए गए निर्णय और प्रारंभ की गई कार्रवाई बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई दिशा दे सकता है, और स्टार्टअप भी इस पॉलिसी के माध्यम से उस एक नई दिशा का माध्यम बन सकता है। आज से 3 वर्ष पहले मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं को संवाद के लिए बुलाया था। प्रौद्योगिकी, ये सभी हमारे प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए युवा थे। लगभग 25 युवा थे। 25 में से 20 युवा ऐसे थे जिन्होंने स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कहां नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रुचि लेना चाहते हैं। हमारी नई स्टार्टअप की नीति आ रही है, और इस नई स्टार्टअप नीति के अंदर हम सब अपने अधिक से अधिक युवाओं को यहां पर अपना स्टार्टअप लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खासतौर पर अभी जो सीएमडी सिडबी ने जिस बात की ओर आकर्षित किया है कि एमएसएमई के लिए
भारत सरकार ने जिस एक नए पैकेज की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में हमारे एमएसएमई विभाग ने इस कार्रवाई को पहले ही आगे बढ़ाया है और एक बड़ा लोन मेला, ऑनलाइन लोन मेला, जिसमें एक ही दिन में लगभग 57,000 से अधिक ऐसे उद्यमियों को हम लोगों ने ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई को यहां पे संपन्न किया। तो उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए बसों को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद जारी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस सियासत कर रही है। दिनेश शर्मा ने कहा, सरकार के पास पर्याप्त साधन और संसाधन है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त सिर्फ सियासत कर रही है। आप सब भली बात विगत 2 दिनों से, कल और आज, या उसके पहले भी, एक दिन पहले भी रात तक चले एक प्रसंग से अवगत हैं कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेजना चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें, तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें, जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान का खिलवाड़ करें क्या? या अनफिट बसों को चलाकर हम क्या किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं कि उसकी असुरक्षित यात्रा हो? इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। बॉर्डर पर कुछ बसों के साथ इन लोगों ने जो वीडियो बनाए, मैं पहले बता रहा हूं कि वो परिवहन निगम की बसें थीं। अब यहां तो सवाल ये उठता है, क्या ये राजस्थान सरकार की परिवहन विभाग की बसें एक राजनीतिक दल अपने निजी तौर पर क्या उनको एकत्रित कर सकता है? क्या सरकार कौन है? सरकारी साधन का उपयोग एक निजी संस्था के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कैसे किया जा सकता है? और ये जो बसें हैं, आखिर किस संवैधानिक हैसियत से ये बसें चलाई जा रही हैं, ये प्रश्न उठता है। साथ में ये भी है कि इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उनको उस समय दया क्यों नहीं आई थी जब कोटा में हमारे बच्चे बिलख रहे थे, उत्तर प्रदेश के, खाना नहीं मिल रहा था, उनका उपचार नहीं हो रहा था, कई दिनों से उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे समय उन बच्चों को वो लाके बॉर्डर तक ही छोड़ देते बसों से। उनकी बसें कहां गई थी?
तब उत्तर प्रदेश से 630 बसें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी। मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने 630 बसें भेजकर और अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो वहां कोचिंग पढ़ने गए थे उनको उत्तर प्रदेश तक लाकर उनके गंतव्य तक, घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया था। उस समय उनकी राजस्थान सरकार की बसें कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी। सरकारी अगर कोई मदद करना चाहते थे तो उनको राजस्थान सरकार करना चाहती थी, सीधे अगर बसें देना चाहती थी तो उसको कहना चाहिए था। उनको कायदे से तो राजस्थान में जो प्रवासी श्रमिक टहल रहे हैं उनको बसें उपलब्ध करानी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग आज वहां भूखे प्यासे टहल रहे हैं। पंजाब भेज देनी चाहिए, जहां पंजाब के लोग एक भी बसों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं हमारे श्रमिकों को। महाराष्ट्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां पर तेजी के साथ में लोग भुखमरी का भी शिकार हो रहे हैं। वहां पर लोग का उत्पीड़न जारी है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान में क्यों नहीं, राजस्थान ने वहां पर क्यों नहीं बसें भेज दी? उनके पास एक्सेस थी। पंजाब में क्यों नहीं भेज दिया, जहां कांग्रेस की सरकार है? और वो उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं कि हमने 850 बसें भेज दी। 850 अगर आपने बसें भेज दी तो आपके 460 वाहन तो आपके फर्जी निकल गए। आप जितनी बसों की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा ट्रेनें हमने 1000 ट्रेनें हमने उत्तर प्रदेश में मंगाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध हुई हैं और लाखों की संख्या में लोगों को लाने में हम सफल हुए हैं। 10 लाख से ऊपर हम लोग जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको ट्रेन के माध्यम से ला चुके हैं। हम 6 लाख से ऊपर, 6.5 लाख से ऊपर हम बसों के द्वारा ला चुके हैं। 27,000 बसें हमने लगाई हैं। 12,000 बसें तो वो हैं जो यूपीएसआरटीसी की हैं और 15,000 बसों में वो हैं जो 200 बसें प्रति डीएम के सुपुर्दगी में हैं पूरे प्रदेश में, जो जिनमें स्कूलों की बसों को भी एक्वायर किया गया है। इनको मिला के 15,000 बसें हमारी हैं। दोनों को मिला लें तो 27,000 बसें हम केवल प्रवासी श्रमिकों को लाने पर लगा रहे हैं। उनको हम भोजन देते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी स्कैनिंग करते हैं कि भविष्य में रोजगार मिल सके। तो यूपी में लगातार प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा ट्रेनें श्रमिकों को वापस ला चुकी हैं। इतना ही नहीं, यूपी में श्रमिकों को लाने के लिए 12,000 से ज्यादा बसें भी तैनात की गई हैं। प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया, श्रमिकों को लाने के लिए यूपी सरकार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। कोई भी अगर लक्षण आते हैं तो लक्षण आए तो आप जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां जाकर के अपनी जांच करवाइए। अगर जांच में आप में संक्रमण पाया जाता है तो आपकी चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। तो मेरा आपसे सबों से अनुरोध है कि अगर आप अपने आप में कोई लक्षण देखते हैं या अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, किसी पास के व्यक्ति में कोई लक्षण देखते हैं तो तत्काल चिकित्सा विभाग के संपर्क में उनको लाएं, उनकी जांच करवाएं और अगर संक्रमण है तो उनकी चिकित्सा करवाएं। अगर हम समय से अपनी चिकित्सा करवाते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होती। और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग लगातार उपचारित होकर, डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। इसलिए हमें इस रोग को छुपाना नहीं है, इसको हमको तत्काल आगे आकर अपना परीक्षण करवाना है। कि आज तक कुल मिलाकर 838 श्रमिक ट्रेनें जो हैं या तो प्रदेश में आ गई हैं या आज शाम तक आ जाएंगी। और इसके अलावा 206 ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी अनुमति दे दी गई है और कल परसों में ये आ जाएंगी, अगले 48 घंटों में। यानी 1044 ट्रेनों की व्यवस्था आज तक हमारे श्रमिकों के लिए, हमारे कामगारों के लिए विभिन्न प्रदेशों से हुई है। ये एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। पूरे देश में 1000 ट्रेन लेने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश हुआ है। ये भी हम आपको बता दें कि कल लगभग 200 से अधिक ट्रेनें रेलवेज ने, रेल विभाग ने चलाई हैं प्रदेश भर में और कल ही लगभग 100 ट्रेनें उत्तर प्रदेश ने चलाई है। तो एक नया रिकॉर्ड 100 ट्रेनों का लगभग स्थापित करते हुए आधी ट्रेनें जो पूरे देश में चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है
उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए हम लोगों को आदेश दिया है कि जो भी संभव सहयोग है रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, हमने आज सुबह ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड से उनसे अनुरोध किया, उनका सहयोग लिया। यहाँ के डीआरएम साहब और सभी डीआरएम्स जो पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हैं, सबका सहयोग लिया और रेल विभाग के साथ एक तरह से कह लीजिए जो एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करके 100 ट्रेन का जो है लक्ष्य आज का पूरा किया है। हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक रोडवेज की बसें चल रही हैं, अनुबंधित बसें चल रही हैं। इन बसों से सभी श्रमिकों को ट्रेन से लेकर क्वारंटाइन सेंटर से गांव तक, होम क्वारंटाइन तक लिया जा रहा है। एक एक जिले को 200 प्राइवेट निजी बस भी जो है अधिकृत करने का अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर 15,000 निजी बसों की व्यवस्था भी कर दी गई है। कहीं भी प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में किसी को पैदल न चलने दिया जाए, ये व्यवस्था की गई है। आपने सब देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जो ये ट्रेन्स की संख्या बढ़ी है, इनके आधार पर बहुत सारा जो है ट्रैफिक जो कहीं न कहीं प्रयास ये कर रहा था कि वो पैदल चले, उनको सबको अपने अपने जहां वो पाए गए बॉर्डर पर, जहां वो अन्य प्रदेशों से आए, उनको व्यवस्थित रूप से बस और ट्रेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि हमारे प्रदेश में गाजियाबाद से, नोएडा से, सहारनपुर से, झांसी से, मथुरा से, प्रयागराज से, कानपुर से, अलीगढ़ से, मुरादाबाद से भी ट्रेन चलाकर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्सों में जहां हमारे मूलतः श्रमिक और कामगार जहां के हैं, वहां भी ट्रेन चलाकर उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर इतनी भारी संख्या में ट्रेन चलाने वाला भी हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जहां ये रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। कोविड अस्पताल है L1, L2, L3, उनका लक्ष्य जैसा कि आपको मालूम था पहले 50,000 करके 52,000 किया गया, अब 59-60,000 करके उसको 1 लाख करने का जो निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया था, अभी उन्होंने ये तय किया कि जल्दी ही इसको पहले 75,000 कर दिया जाए और आगे बढ़ाते हुए इसको 1 लाख फिर आगे पूरा किया जाए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरी मेडिकल की सुरक्षा की व्यवस्था हो। जनपद में कार्यरत सीएमओज, डिप्टी सीएमओज को नियमित संवाद बनाते हुए नियमित रिपोर्ट देने के लिए भी निर्देश दिया है। एक नया एक्सपेरिमेंट मुख्यमंत्री जी ने, जैसा हमने पूर्व में बताया था, जो पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करने का है और वो आदेश दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर है उसका उपयोग व्यापक रूप से गांव स्तर पर भी इंफ्रारेड थर्मोमीटर का उपयोग हो, ये कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। एक वीडियो संदेश के जरिए प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई उसके अगले दिन हमने हर जिले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के जरिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर जिले में और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सांझी रसोइयाँ खोली। उसके अलावा हमने हाईवे की टास्क फोर्स बनवाए जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं और इस काम के जरिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके ज़रिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। हम मदद करना चाह रहे हैं,
हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर सुरक्षा बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम हजार बस को उपलब्ध करेंगे, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाजियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी। इन बसों का मकसद ही ये था कि गाजियाबाद और नोएडा से एनसीआर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और ज़िलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही ख़त्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए हम गाजियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है, जो भी है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें जिनकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको आगे परमिट यूपी के, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर, तो बसें खड़ी रही। तो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलवाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी जंग में कांग्रेस को झटका लगा है। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पूरे मामले पर अपनी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तक यूपी बॉर्डर तक अपनी बसें लाके खड़ी कर दी, उसके बाद गलत सलत उन्होंने सूची प्रोवाइड करी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूची मांगी, उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं, बहुत से ऑटो थे, ऑटो रिक्शा थे, 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे। तो इससे सरकार का और मतलब किसी भी सरकार का, इस समय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी लेखपाल से लेके कानूनगो से लेके सेक्रेटरी से लेके पूरा पुलिस विभाग या कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, इतना ज़्यादा व्यस्त चल रहा है, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोग तो 4-4, 5-5 घंटे बस रात को सो पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। यदि आपको बहुत अच्छी सोच है आपकी, अगर आप सोच रहे थे कि हमारे पास बसेस हैं, हम इनको भेज के यूपी में थोड़ा सा श्रमिक लोगों की
मदद करेंगे, श्रमिक लेबरर्स की मदद करेंगे। बहुत अच्छी सोच है। आप देखते होंगे मैं अपने क्षेत्र में भी एज अ विधायक जितना मुझसे बल पड़ता है अपने लोगों के लिए, और ख़ास तौर से जो ट्रेनें आ रही हैं जिनमें हमारे सारे श्रमिक मजदूर आ रहे हैं, उनके लिए हम करने का प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटा बसेस भेजी थी अपने यूपी के बच्चों को वापस लाने के लिए जो वहाँ फंसे हुए थे। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने राजस्थान बॉर्डर पे बस जाके 1000 बसेज, मेरे ख्याल से उस समय 650 के आसपास बसेस गई थी। आई कुड बी रॉन्ग, ज़्यादा कम भी हो सकती हैं, जितना मुझे याद है आई थिंक 630 थी। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस वहाँ जाके खड़ी कर दी और फिर प्रेशर बनाना चालू किया कि खोलो खोलो, हमको जाने दो, हमको लाने दो। पहले उन्होंने परमिशन वगैरह ली और इसीलिए इतना स्मूथली पूरा प्रोसेस हो पाया। पहले से उन्होंने परमिशन ली थी, तब यहाँ से वहाँ भेजे गए और बच्चों को लाया गया। इसी तरीके से यदि पहले अगर वो पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लेते, पहले पूरी जो भी इसमें प्रोसीजर या प्रोटोकॉल होता है उसका फॉलो करते, परमिशन ले लेते और तब अपने वाहन या अपने साधन और बसेस भेजते, तो ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम हो पाता, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती। जाहिर है अगर आप बॉर्डर पे ऐसे बसेस वगैरह खड़े तो आप लोगों को क्या इसमें राजनीतिकरण की महक नहीं आ रही है? मुझे तो आई। इसमें जो अब ड्यू डिलिजेंस होती है, अब पहली गलती ये निकली है, अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि ये ऐसी अगर फॉल्ट निकली है तो आगे वो बाकी बसेस को चेक करेंगे कि भाई मतलब इनमें ऑलरेडी एक निगाह में अगर ऐसे एक बार चेक करने में ये निकल आया तो अब वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करेंगे ही करेंगे। और एक सेकेंड, ऊपर से आपने देखा होगा बहुत सारी ये बसेस हैं जिनमें खुद दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि वो राजस्थान परिवहन की बसेस हैं। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा आज विकासखंड दानपुर के अंतर्गत हॉटस्पॉट एरिया ग्राम दोका में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर गांव का निरीक्षण किया गया। उन्होंने गांव को चारों तरफ से सील किए जाने पर बैरिकेटिंग स्थल का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने कुछ श्रमिकों से बात करके उनका हाल जाना। बुलंदशहर में 2 नए हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित। हॉटस्पॉट क्षेत्रों को किया गया सील। हॉटस्पॉट क्षेत्र दोंका का डीएम ने किया निरीक्षण। डीएम ने ईंट भट्टों पर काम कर रहे श्रमिकों का भी जाना हाल। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ रही है। बुलंदशहर जिले में भी 2 और नए हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए। इस तरह बुलंदशहर में अब कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकासखंड दानपुर के दोका हॉटस्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही गांव में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में डीएम ने जानकारी भी ली। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करते हुए उनके सैंपल जांच के लिए भेजने के साथ उन सभी को क्वारंटीन करने के भी निर्देश दिए। डीएम रविंद्र कुमार लॉकडाउन के प्रथम चरण से लगातार एक्टिव हैं। क्वारंटाइन सेंटर है, यूजुअल विजिट है तो जी 7 हो गए अभी आज के डेट में 7 जीवित एक्टिव हॉटस्पॉट। पुराने काफी जो है खत्म हो गए। 2 ऑरेंज हैं जी सर, 5 रेड। हॉटस्पॉट क्षेत्र दोका के निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी गांव दौलतपुर खुर्द में बजरंग ईंट उद्योग भट्टे पर पहुंचे और श्रमिकों से उनका हाल जाना। इस दौरान सरकारी बाबुओं की तरफ से खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही खामियों को जल्द ही दूर करने को कहा। दरअसल श्रमिकों की शिकायत थी कि सरकार द्वारा भेजी गई राशि उन तक सरकारी बाबुओं की लापरवाही की वजह से नहीं पहुंच पा रही। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगभग 5000 मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।